देखिए पहला पॉइंट आपका, भारत में डॉल्फिन की संख्या। डॉल्फिन देखें आप लोग, अरे आप लोग नदियों में देखिएगा, कोसी में, गंगा नदियों में तो कुछ ऊपर नीचे होते रहता है, जिसको हम लोग आम भाषा में स्वेस कहते हैं। ठीक है, तो डॉल्फिन की गणना हुई है पूरे भारत में पहली बार, और ये गणना जो करती है वो कौन की है? राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड ने। यानी डॉल्फिन की गणना किसने किया है? राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड ने। ये इसलिए आज की पहली बार गणना हुआ है, इससे पहले कभी गणना नहीं हुआ। और इन्होंने जो अपना रिपोर्ट पेश किया है उसका नाम था नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट 2025। यानी डॉल्फिनों की गणना पहली बार हुई है, किसके द्वारा? राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के द्वारा। और उन्होंने जो अपना रिपोर्ट पेश किया उसका क्या नाम दिया है? नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट। अनुमान मतलब क्या है? 100% एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि अब जानवरों को बाहर के जानवरों को गिनना आसान है, लेकिन नदी के जानवरों को गिनना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसके अनुसार जो भारत में कुल कितने डॉल्फिन है? 6327। ये अनुमानतः भारत में डॉल्फिन की संख्या कितनी है? 6327, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश में है, लगभग 40%, यानी 2397। ठीक है, पूरे भारत में कितने डॉल्फिन है? 6327। और उत्तर प्रदेश कितने हैं? 2397। और इसके बाद दूसरे नंबर पर जो है वह है बिहार, यानी 2220। इतना आपको याद रखना है, एक बिहार का भी याद रखना है। तो याद रखिएगा, भारत में पहली बार डॉल्फिनों की गणना हुई है। ये डॉल्फिन नदी के डॉल्फिन, याद कि डॉल्फिन नदी में होता है, समुद्र में डॉल्फिन जल्दी आपको मिलेगा नहीं, कि उसके लिए वहाँ का प्रकृति उस हिसाब से नहीं है, वातावरण उस हिसाब से नहीं है। और किसने किया ये भी याद रखना पड़ता है, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है ये भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये सवाल बार बार पूछा जाता है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा डॉल्फिन है, या बिहार में कितने डॉल्फिन है, ये भी पूछ सकते हैं। या ये पहली बार डॉल्फिन गणना हुई है तो ये किसने किया है, ये भी पूछ सकते हैं। तो आपको इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा वाला पॉइंट हम लोग देखेंगे, देखिए अभी हाल ही में मध्य प्रदेश का एक बाघ अभयारण्य है, माधव बाघ अभयारण्य। इसको बाघ अभयारण्य का दर्जा दिया राष्ट्रीय स्तर पे। और अब भारत में कुल कितने बाघ अभयारण्य हो गए? 58। ठीक है, और ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। यानी भारत में कितने बाघ अभयारण्य है? 58। और सबसे लास्ट में कौन सा बना है? माधव बाघ अभयारण्य। अब देखिए इसकी शुरुआत कब से हुई थी, आप आगे पढ़िएगा। 1973 में एक परियोजना लाया था, बाघ परियोजना। यानी उस समय शिकार ज़्यादा होता था, तो लोग बाघों का शिकार करने लगे थे। तो बाघों को बचाने के लिए 1973 में एक नया प्रोग्राम लाया गया भारत सरकार के द्वारा, बाघ परियोजना। और उसके बाद बाघों को संरक्षित करने के लिए कई सारे अभयारण्य बनाए गए, है कि नहीं, जहाँ बाघों को रखा गया। तो अभी तक कुल कितने बन गए हैं? 58। और सबसे लास्ट कौन बना है? माधव बाघ अभयारण्य। और इस अभयारण्य की जो देखरेख करते हैं वो भारत सरकार की एक संस्था है, भारत सरकार के राष्ट्रीय बाघ संरक्षित क्या भारतीय राष्ट्रीय बाघ अभयारण्य सुरक्षा संस्थान करके एक संस्था है। एक मिनट, कहाँ चला गया वो बाघ अभयारण्य?
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिकरण प्राधिकरण। यानी आप ये सोचिएगा, भारत में 1973 से बाघ परियोजना लागू किया गया है, जिसका काम बाघ को सुरक्षित रखना। इसके लिए कई सारे अभियान बनाए गए। टोटल कितने बन गए? 58। इसका देखरेख कौन करता है? भारत सरकार का राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। और देखिए, याद रखिएगा, एक और सवाल पूछता है, सबसे ज़्यादा बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। कितने हैं? कुल 9 हो गए। इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का भी दर्जा प्राप्त है। टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त है। आप लोगों को हम बाघों की संख्या भी लिखाए हैं ना करंट अफेयर में। तो देखिए, सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में है? कितना है? 785 86 से रेंज में है। तो टाइगर स्टेट का दर्जा किसको मिला है? मध्य प्रदेश को। यहाँ सवाल कहाँ से बनेगा? हाल ही में बनाया गया माधव बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। या सवाल ऐसे बन सकते हैं, सबसे ज़्यादा टाइगर अभयारण्य बाघ अभयारण्य कहाँ पे है? या ऐसे बन सकता है, कितने बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश में है? 9। फिर इसकी शुरुआत कब से हुई है? 1973 से। इनका संरक्षण कौन करते हैं? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। जब आप लोगों से सवाल एक है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है कि शेर है? पहले कौन था जब देश आजाद हुआ था? तो पहले शेर था, लेकिन जब 1970-72 तक बाघों की संख्या घटने लगी, तो जैसे ये परियोजना लाया था बाघ परियोजना, तब उसको बदल करके क्या कर दिया गया है? बाघ। तभी वर्तमान में राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। और 73 के बाद राष्ट्रीय पशु क्या हो गया? बाघ हो गया। उससे पहले था शेर। पहले दोनों लिख लीजिए। हेडिंग दीजिएगा, भारत में डॉल्फिन की संख्या। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म काउंसिल, यानी भारतीय रेल खान पान एवं पर्यटन परिषद। आपने नाम सुना होगा, रेलवे में टिकट कराना हो या कोई भी खाना ऑर्डर करना कर सकते हैं। इसके अलावा एक और है, यानी तो यहाँ कौन सी नहीं है? यह है कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन यानी निगम, पर्यटन निगम। उसी तरह यहाँ है इंडियन रेल फाइनेंस कॉरपोरेशन, भारतीय रेल विकास निगम। देखिए, ये जो दो कंपनी है, इसको किस चीज का दर्जा मिला है? नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। किसका दर्जा मिला है? नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। अब सवाल आता है, नवरत्न कंपनी की एक मिनट रुकिएगा। ये जो दो कंपनी है, इसको किसी का दर्जा मिला है? नवरत्न का। अब देखिए, सिंपल सी बात है, सवाल यहाँ था नवरत्न क्या है, यही ना। तो ये भारत सरकार की जितने भी कंपनी है, किसके कंपनी? भारत सरकार, या भारत सरकार जिसमें पैसा लगा हो, या तो 100% या कुछ पैसा लगा हो। तो अब देखिए क्या होता था, पहले जो भारत सरकार की कंपनी होती थी, तो अब देखिए कंपनी का काम है बिजनेस करना, सरकार का काम था लोगों की सेवा करना। अब हर मैटर में देखिए, अब IAS अफसर को आप उसका अधिकारी बना देते थे, बड़े बड़े लोगों को बना देते थे, राजनीतिक दल के लोगों को बना देते थे, तो जानबूझ के हस्तक्षेप करते रहता था, तो कंपनी ज़्यादा लाभ नहीं कमा पाती थी। अब खुद सोचिए, अगर आप यहाँ पढ़ रहे हैं
और आप पे बार बार प्रेशर, हर 10 दिन पे पिताजी पूछे कितना पढ़े हो, बताओ, ये बताओ, तो परेशानी ज़्यादा बढ़ेगी कि नहीं? क्योंकि कभी कभी छूट दिया जाता है, चलिए 1 साल तक छूट दे दी, 1 साल तक जो करना है करो, लेकिन बार बार हर 2 दिन पे हर शाम को अपडेट लेते रहे तो चिड़चिड़ापन हो जाएगा, है कि नहीं? और काम भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्यों परेशान होते रहता ना। तो पहले जो सरकारी कंपनी थी उस पर नियंत्रण ज़्यादा था सरकार का, जिसके कारण वो उस हिसाब से काम नहीं कर पाता था जिस हिसाब से करना चाहिए। तो कंपनी को, जो सरकारी कंपनी है, इसको छूट देने के लिए, मतलब अपना निर्णय खुद लेने के लिए कई कैटेगरी बांटे गए। तो सबसे पहले जो शुरुआत हुआ 1997 में। इसमें कंपनी को, जो सरकारी कंपनी, तो इसको 2 भागों में बांट दिया गया। एक था मिनी रत्न और एक था नवरत्न। ठीक है, मिनी रत्न और नवरत्न। अब मिनी रत्न में क्या था, अगर कोई किसी कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा मिल गया, इसको भी 2 कैटेगरी बांट दिया गया था, मिनी रत्न 1 और मिनी रत्न 2। अब जो मिनी रत्न 1 कंपनी में होता वो क्या करता है, अभी के हिसाब से क्या कर सकता है, तो 250 करोड़ रुपए तक का काम जो है का निवेश सरकार से पूछे बिना कर सकती है। पहले क्या होता था, हर पैसे के लिए सरकार से पहले परमिशन लेना पड़ता था, और सरकार से परमिशन कभी लेट हो जाता था। मतलब अभी हमको जरूरत है निवेश करने के लिए कहीं भी, हम सरकार के पास लेटर भेजे, सरकार 5 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, महीना और 2 महीना, साल भर लगा देता था। तो काम क्या होता था, धीरे धीरे चलता था। तो इसलिए क्या किया, अब ये जो मिनी रत्न 1 जिसको दर्जा मिला, वो 250 करोड़ तक का निवेश जो है सरकार से पूछे बिना कर सकता है, ताकि उसको सरकार का उस पर प्रेशर ना हो, तो अपना काम ठीक से कर सके। मिनी रत्न कंपनी जो है वो कितना कर सकता है सरकार से पूछे बिना, 500 करोड़ का निवेश। और नवरत्न है, सरकार से पूछे बिना या तो 30% कुल निवल संपत्ति का, कुल संपत्ति का, या 1000 करोड़ रुपए तक का। तो मिनी रत्न कंपनी कितना तक बिना पूछे सरकार से कर सकती है, 1 250 करोड़, और मिनी रत्न 2 500, नहीं सॉरी उल्टा हो गया, पहले 2 250 तक और 1 500 करोड़ तक निवेश कर सकता है सरकार से पूछे बिना। और नवरत्न कितने तक कर सकता है, या तो 30%, लेकिन 30% 1000 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब किसी का 30, मान चलिए सिंपल सी बात है, आप कोई कंपनी है, आपका इनकम है सालाना 5,000, तो इसका 30% कितना हो गया, तो ज़्यादा हो गया ना। लेकिन ये मैक्सिमम 1000 करोड़ ही कर सकता है। 30 करोड़ है, लेकिन वो 30% है, लेकिन वो 1000 करोड़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक वो कर सकता है। क्लियर है, ताकि इतना के लिए बार बार सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसके बाद एक नया आया 2010 में, महारत्न। इसकी देखिए, ये दोनों जो है, ये 1997 से शुरू हुआ, ये दोनों ये हुआ 2010 से। ठीक है, और इसमें जो है ये भी क्या है, कहाँ तक कितना तक कर सकता है, 15% कुल संपत्ति का, या 5000 करोड़ तक का निवेश कर सकते हैं। 5000 करोड़ निवेश, इतना तक का निवेश वो सरकार से पूछे बिना कर सकता है। तो सबको छूट मिला है काम करने के लिए। जैसे मान लो अभी को आपके पिताजी अभी छूट दे दे, तो चलो कोई बात नहीं, आप जो है डिसीजन ले सकते हैं, 1 साल तक आपको डिसीजन लेने के लिए फुल छूट है, लेकिन हमें अंत में रिजल्ट चाहिए, है नहीं, परिणाम चाहिए। तो इन लोगों को छूट मिला है, तो बार बार सरकारी दबाव इस पर नहीं पड़ रहा है। तो अभी जो है हाल फिलहाल में IRCTC और IRFC दोनों को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। और अभी जो कुल संख्या देखिएगा, मिनी रत्न 2 जो कंपनी है, इसमें कितने कंपनी है, 12, और इसमें कितने हैं, 60, तो टोटल कितने हो गए, 72। नवरत्न कंपनी कितने हैं, टोटल 26, और महारत्न कितने हैं,
14, ठीक है। तो यहाँ पे 62 और 12 यानी 74, ऐसे टोटल 74 मिनी रत्न कंपनी है, 26 नवरत्न कंपनी है और 14 महारत्न कंपनी। तो इतना आपको नहीं जानना, इतना आपसे पूछेगा नहीं, बस ये पूछेगा कितने महारत्न है, कितने नवरत्न है और कितने मिनी रत्न है, ठीक है। अरे आपसे ये पूछ देगा जो हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है, या ऐसे पूछ जाएगा IRCTC को कौन सा दर्जा प्राप्त हुआ है, मिनी रत्न 1, मिनी रत्न 2, नवरत्न या महारत्न, ऐसे भी पूछा जा सकता है। क्लियर है? देखिए महिला हितैषी ग्राम पंचायत, हेडिंग महिला हितैषी ग्राम पंचायत, ठीक है। देखिए मार्च 2025 में एक नया प्रोग्राम लाया गया जिसका नाम है महिला हितैषी ग्राम पंचायत। देखिए इसका जो काम है क्या, प्रत्येक जिला में एक महिला हितैषी ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा, बनाया जाएगा। महिला हितैषी ग्राम पंचायत स्थापित की जाएगी। अब देखिए होता क्या है, यानी पूरे जिला, जितना भी जिला है, कितने जिले हैं, 600 जिला, हर जिला में कोई एक गांव क्या बनेगा, महिला हितैषी ग्राम पंचायत, यानी जिसमें टोटल काम जो है महिलाओं के विकास, बच्चों से लेकर के जो जन्म लेती है महिलाएं, वहाँ से लेकर के मृत्यु तक उनके सारे जो विकास हो, उनके शिक्षा के लिए, उसके सुरक्षा के लिए, है कि नहीं, उसके शादी विवाह से संबंधित जो भी हो सिस्टम हो, वो सब सुविधाओं के लिए टोटल महिला के हिसाब से वो गांव बनाया जाएगा, ठीक है। और ये प्रत्येक जिला में एक स्थापित किए जाएंगे। और ये स्थापित करिए किस विभाग के तहत किया जा रहा है, पंचायती राज विभाग, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार। ठीक है। अब देखिए इसमें होगा क्या, एक डैशबोर्ड समझते हैं आप लोग, डैशबोर्ड, तत्क्षण डैशबोर्ड क्या होता है बताइए तो, आप लोग बहुत कंप्यूटर यूज करते हैं तो डैशबोर्ड किसमें यूज होता है, टाइपिंग या एक कंप्यूटर जो होता है डैशबोर्ड में। इसमें क्या होगा, हर पंचायत, जहाँ पंचायत होगा यहाँ पे एक डैशबोर्ड लगाया जाएगा। इस डैशबोर्ड का काम क्या होगा, उस गांव में जो महिलाएं हैं उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, वर्चुअल ट्रेनिंग। कैसी ट्रेनिंग दी जाएगी, वर्चुअल प्रशिक्षण दिया जाएगा, मतलब ऑनलाइन ट्रेनिंग। अब देखिए गांव को विकास करना है, अधिकारी तो घर जाएंगे नहीं गाँव, तो लैपटॉप से ही, मोबाइल से ही ट्रेनिंग दिया जाएगा, जो कैसे कैसे महिला हितैषी ग्राम को बनाना है। और इसी डैशबोर्ड से क्या करना है, ये आकलन भी करना है कि ग्राम पंचायत महिला हितैषी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्लियर है? यानी ये आपको क्या याद रखना है, प्रत्येक जिला में एक ग्राम ऐसा होगा जिसे कैसे बनाएगा, महिला हितैषी बनाया जाएगा। और उस गांव में डैशबोर्ड से लगाया, कनेक्ट किया जाएगा ताकि वर्चुअल ट्रेनिंग दिया जाए। ट्रेनिंग मतलब जाके नहीं, जो ऑनलाइन ट्रेनिंग ही दिया जाएगा, कैसे बनाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। कि उस गांव जो ग्राम सभा है, महिलाएं हैं, सबको ट्रेनिंग दी जाएगी। कहाँ से, ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। और बार बार ये चेक होते रहेगा कि वो गाँव जो है सही में डेवलप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये किस मंत्रालय के द्वारा लाया जा रहा है, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार। ठीक है, ऑप्शन दे, 5 मार्च, 28 फरवरी, 1 मार्च और 10 मार्च।
28 क्यों? चलिए तो सही है आंसर। प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? आखिर इस दिन क्या हुआ? कुछ तो कारण होगा ना। तो सीवी रमन का नाम सुने आप लोग? वो किस लिए जाने जाते हैं? रमन प्रभाव। 28 फरवरी 1928 को उन्होंने रमन प्रभाव डाला था और इसके लिए अंत में उसे नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो उसी के लिए यानी 28 फरवरी 1928 को उन्होंने सीवी रमन ने रमन इफेक्ट प्रभाव का जो है प्रस्तुत किया था, इसीलिए उसको उसी नाम पे उसी तारीख को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? डॉक्टर सीवी रमन ने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी। इसीलिए इस तारीख को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। लेकिन जो भी दिवस आपको याद होगा तो दिवस क्यों मनाया जाता है जरूर याद रखिए। जैसे एक होता है दिवस, हमने देखा था क्या कहते हैं, युवा दिवस। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस? 12 फरवरी। किसके जन्मदिन पर? स्वामी विवेकानंद जन्मदिन पर। फिर प्रतिवर्ष जो होता है प्रवासी भारतीय दिवस, कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। क्यों? महात्मा गांधी भारत आए थे 1915 में। उसके बाद चुनाव आयोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? क्यों? चुनाव आयोग का गठन हुआ। तो हर के पीछे कोई कोई कारण होता है। जो विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून। क्यों? क्योंकि उस दिन UNFCCC क्या कहते हैं, UNEP का गठन हुआ था, जो ताकि जो पर्यावरण की देखरेख करता है, यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम का शुरुआत हुआ था। तो सबका अपना अपना एक सिस्टम है। उसे याद रखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक बार 28 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की गई थी। बताइए आप लोग साइंस के विद्यार्थी, अब तक क्या होता है रमन प्रभाव? बताइए। रमन इफेक्ट देखिए, ये फिजिक्स का है, ये आपको लाइट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसका जो प्रभाव पता रमन इफेक्ट है वो भी डीपली तभी हमको भी क्लियर नहीं है, क्योंकि देख के बताना पड़ेगा। तो देख ही लेते हैं, ठीक है। बताइए, आप लोग भी बताना जरूरी है ना, आप लोग इंटर करके आए हैं, है कि नहीं? भूल गए कि याद ही नहीं था? पढ़े तो होंगे, एग्जाम के एक दिन पढ़े होंगे। क्या हुआ? इसमें क्या ज़्यादा यार, जैसे मोबाइल ऑन कीजिए, इसमें देखिए, जब लाइट को स्कैटरिंग कराते हैं तो कई भागों में बढ़ जाता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इसको कहते हैं। याद है जब आप प्रिज्म में देखे थे स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता था, तो अब लाइट को किसी से पास करते कई भागों में बढ़ जाता है वो, और सबका एनर्जी लेवल क्या होता है? अलग अलग होता है। तो इसी को कहते हैं स्कैटरिंग या रमन इफेक्ट कहते हैं। कि जब आप लाइट को किसी भी प्रिज्म किसी को क्रॉस कराते हैं तो कई भागों में बढ़ जाता है। होता है जो 7 रंग दिख जाता है, जिसका जैसा एनर्जी होगा उस हिसाब से वो बढ़ जाता है। तो ये प्रभाव खोज किए थे कब? 28 फरवरी 1928 को, ठीक है। अगला देखिए क्या है। अच्छा, एक ये नाम सुने आप लोगों को, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एंड FBI, संघीय जांच अन्वेषण
नाम सुना है FBI? हॉलीवुड का मूवी देखते हैं आप लोग? जैसे भारत में CBI है, उसी तरह अमेरिका में FBI। अब यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि पहली बार इसका निदेशक जो है कोई भारतीय मूल का व्यक्ति बना, जिसका नाम है काश पटेल। यानी संघीय जांच अन्वेषण जो है अमेरिका का जो सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है पुलिस विभाग में, है नहीं? जैसे भारत में CBI है, वहाँ पे FBI है, तो पहली बार कोई भारतीय मूल का व्यक्ति वहाँ का डायरेक्टर बना, निदेशक बना है, जिनका नाम है काश पटेल। क्लियर है? ये चीज़ जानना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है ये शक्तिकांत दास। नाम सुना आप लोगों ने? कौन थे? किस चीज का? RBI के गवर्नर। ये देखिए RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। इसके बाद G20 में भारतीय शेरपा भी रहे। भारतीय शेरपा मैंने भारतीय की तरफ से वहाँ जो था भारतीय शेरपा भी रह चुके हैं और 15वें वित्त आयोग का सदस्य भी रह चुके हैं। क्या अध्यक्ष NK सिंह थे? ये सदस्य के रूप में थे शक्तिकांत दास। अब यहाँ क्यों पढ़ाया जा रहा है? इन्हें प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव 2 नियुक्त किया गया है। यानी प्रधानमंत्री जो सलाहकार होंगे संख्या 2, इसे एक आयोग है प्रमोद कुमार मिश्रा जो 1 है और ये है 2। यानी इन्हें जो है प्रधानमंत्री का प्रमुख सचिव 2 नियुक्त किया गया है। और पहले कौन है? वह है प्रमोद कुमार मिश्रा। प्रधान सचिव मतलब समझे क्या? देखते हैं ना भाई, मंत्री के साथ पीछे एक फाइल लेके खड़ा रहता है, जो उसको अपना डिटेल करना, सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करना है क्या नहीं करना, वो सब उसी पे डिपेंड करता है। कहाँ जाना है, किन से क्या बात करना वो। तो ये जो शक्तिकांत दास है प्रधानमंत्री का प्रमुख सचिव 2 नियुक्त किया गया है। पहले कौन है? प्रमोद कुमार मिश्रा। यही दोनों रहेंगे साथ में। और कभी कोई ये पूछ जाता है शक्तिकांत दास कौन थे, तो RBI के गवर्नर रह चुके थे, फिर G20 में भारतीय शेरपा रहे हैं और 15वें वित्त आयोग का सदस्य भी रहे हैं। ठीक है, तो ये सब आपको सीधे सीधे पूछ दिया जाता है। और एक और इसमें देखिए नाम में तुहिन कांता पांडे। देखिए आपने नाम सुना है सेबी का? नहीं, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यानी जितने भी शेयर मार्केट होता है भारत में, सबको कंट्रोल करने वाला, सबको नियंत्रित करने वाला कौन है? सेबी। तो तुहिन कांता प्रसाद सेबी के नए अध्यक्ष बने हैं। क्या बने हैं? सेबी के नए अध्यक्ष बने। और ये 1987 बैच का IAS है। कहाँ का? ओडिशा कैडर का IAS। ठीक है, उड़ीसा कैडर का IAS मतलब क्या? जब कोई IAS बनता है तो उसे कोई राज्य का कैडर नियुक्त किया जाता है और उसी राज्य में वो काम करेगा। तो ये 1987 में IAS बने थे और उड़ीसा में ये थे। ठीक है, अब इन्हीं को सेबी का नया अध्यक्ष बनाया गया, तुहिन कांता पांडे। तो यहाँ देखिए क्या क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। क्यों? क्योंकि CV रमन ने इस दिन रमन प्रभाव की खोज की थी। संघीय जांच अन्वेषण में भारतीय मूल का जो है व्यक्ति काश पटेल निदेशक बना है, जो पहली बार कोई भारतीय है। शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री का जो प्रधान सचिव 2 नियुक्त किया गया है। प्रधान सचिव 1 कौन है? प्रमोद कुमार मिश्रा। और तुहिन कांता प्रसाद सेबी के नए अध्यक्ष बने। ठीक है, उप विजेता आयोजन कहाँ हुआ? पाकिस्तान और दुबई।
ठीक है, चलिए इतना आप हो जाता है। मैन ऑफ द मैच किसको मिला था बताइए तो? मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा। मैन ऑफ द सीरीज उतना आप नहीं, कम से कम मैन ऑफ द सीरीज जरूर लिख लीजिएगा। मैन ऑफ द सीरीज कहाँ के खिलाड़ी हैं? ठीक है, क्या हो गया? मूल निवासी इंडिया का उससे नहीं मतलब होते हैं, क्रिकेटर से मतलब है ना। हाँ, मूल भारतीय ही है। अब देखिए अगला जो है वो है इंडियन सुपर लीग 2025। सुपर लीग किससे जुड़ा हुआ रहता है? किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। इसके विजेता कौन है? तो सूख हवा का असर इंक पे ही पड़ा है, इंक डालने बाद भी सूख जाए। इसके जो है मोहन बगान सुपर जाइंट। और उप विजेता कौन है? ओडिशा फुटबॉल क्लब। मोहन बगान सुपर जायंट कौन? हैदराबाद। मोहन बगान बंगाल हुआ ना, नाम ही मोहन बगान बंगाल का खेल है, टीम है बंगाल का। और उड़ीसा फुटबॉल क्लब उप विजेता रहा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। याद है पिछले क्लास में बताए थे, करंट क्लास में, जो खेलो इंडिया विंटर गेम कहाँ आयोजन होने वाला था, जगह हो गया था गुलमर्ग में। फिर वो मार्च में हो गया, वहीं हो गया है। तो याद रखिए गुलमर्ग में रहेगा ही। जब भी विंटर गेम होगा तो ठंडे प्रदेश में ही रहेगा। हाँ, इसके बाद जो है पराग चेस चैंपियनशिप 2025 ये किसने जीता है? यह विजेता है ए चिदम्बरम। ठीक है, और ये विजेता जो रहा है ये ड्रॉ करके जीता है। तो याद रखिएगा ये तीनों आप लोगों को ऐसे ही लिख लीजिएगा ताकि याद रहे। लिखिए क्या होता है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो हल्का होता है, मतलब एरोप्लेन है इस टाइप का जो युद्ध के लिए यूज किया जाता है, ये हल्का एयरक्राफ्ट यूज किया जाता है। इसका एक नाम दिया गया और इसका जो वास्तविक काम हम देते हैं वो किस नाम से है? BVRAAM। BV मतलब क्या है? बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। देखिए इसका क्या है, एक मिसाइल बनाया गया जिसका नाम है BVRAM, यानी बियॉन्ड विजुअल, यानी जो दृश्य के बाहर जाकर, जो जहाँ तक मुझे दिखाई नहीं देता उसके बाद भी जाकर के एयर टू एयर हमला करेगा, जिसका नाम क्या रखा गया है? LCA-MK1। बियॉन्ड मतलब दृष्टि से दूर, नज़र से दूर, यानी नज़र से दूर हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल। यानी इसका है अगर कोई टारगेट आपके 100 किलोमीटर से दूर है, कितना से दूर है, तो उस पर जाके हमला कर सकता है। यानी नज़र से दूर है फिर भी जाके हमला कर सकता है, जिसका नाम क्या दिया गया? LCA-MK1 दिया गया है नाम। ठीक है, और ये बनाया किसने है? DRDO, यानी डिफेंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी रक्षा
अनुसंधान एवं विकास संस्था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये BVRRAM करके पूछ देता है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, यानी नज़र से दूर हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल बनाया गया। किसने बनाया है? DRDO में। और इसका नाम क्या दिया? LCA-MK1। लाइट कम्बैट हल्का बहुत होता है, ये कितने दूर को मार सकता है? 100 किलोमीटर से दूर कोई टारगेट है उसको भी मार सकता है। और इसका जो परीक्षण किया गया है वह एक जगह है उड़ीसा के चांदीपुर में परीक्षण किया गया है। कहाँ परीक्षण किया गया है? उड़ीसा के चांदीपुर में। ठीक है, लाइट कम्बैट एयर का परीक्षण कहाँ हुआ है? उड़ीसा के चांदीपुर में। और ये तो आपको पता है किसने बनाया? DRDO ने, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान ने। ठीक है, तो लिखिएगा, हेडिंग दिएगा LCA-MK1 अभ्यास। भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास, जिसका नाम क्या है? खंजर 12, यानी 12वीं बार हो रहा है। और ये कहाँ गया है? आयोजन कहाँ हुआ? आयोजन स्थल किर्गिस्तान। ठीक है, देखिए जिसके साथ जैसा जैसा अभ्यास होता है सब आपको याद रखना है। खंजर किसके साथ है? भारत और किर्गिस्तान। ठीक है, ये याद जरूर रखिएगा, खंजर 12। अब देखिए इसमें एक चीज़ है, तो ये जो अभ्यास है ये पहाड़ी इलाकों में, ऐसे इलाकों के लिए है जो खासकर आतंकवादी विरोधी घटनाओं को रोकने के लिए। ठीक है, और ये दोनों देश एक दूसरे को ट्रेनिंग देंगे, अपना अपना अनुभव बताएंगे कैसे आतंकवादी से लड़ा जाए। तो आपको उतना नहीं याद रखना, आपको बस याद रखिएगा कि भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास को क्या नाम दिया गया है? खंजर। तो ये सब का जितना अभ्यास है सबको आप याद रखते रहिएगा। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही रहते हैं, और 15 मिनट बाद आपको लोगों का क्लास होगा बिहार